ये कहानी है आकिरा नाम की एक लड़की की जिसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है और आज भी वो अपने घर पे बैठ के गेम खेल रही होती है। लेकिन तभी उसके सामने वाला ओपोनेंट हारने की ठीक पहले ही गेम छोड़कर भाग जाता है। लेकिन इससे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो उसके साथ हमेशा से ही होता है, क्योंकि वो एक फेमस गेमर है जिसका गेमिंग नाम है के और रियल नाम है आकिरा। तो अब आकिरा की स्कूल के टाइम हो चुका है, तो इसीलिए वो जल्दी से रेडी होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन वो रास्ते में जाते जाते भी गेम ही खेल रहा होती है और आकिरा इतना गेम इसलिए खेलता है क्योंकि उसे इस बोरिंग लाइफ पसंद नहीं है। और जब वो जाकर स्टॉप में रुकता है तब यहाँ पर उसकी दो क्लासमेट आती है जो कि उसके गेम खेलने के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और आकिरा उन दोनों का बात सुन लेता है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है जिसके अंदर से एक लंबा सा अजीब सा बंदा बाहर आता है और जैसे एक कार उसके सामने आके रुकती है वो उस कार को एक ही मुक्का मार के उड़ा देती है। वो बंदा आकिरा की तरफ बढ़ रही होती है और तब वहाँ पर 5 सेकंड का एक टाइमर चलना शुरू होती है और जैसे वो 5 सेकंड खत्म होती है तब वो बंदा आकिरा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है। लेकिन आकिरा उसके अटैक को डॉज करके सामने पड़ी हुई एक साइकिल को उठा लेती है और इससे वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन ये बंदा अभी भी उसका पीछा कर रहे होता है और तभी आकिरा सोचते है कि क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। नहीं, जब तक पुलिस आएगा तब तक ये मुझे जान से मार देगा। तो भागते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है और सोचते है कि मुझे ये एक गेम की तरह सोचना होगा क्योंकि मैं गेम कभी भी नहीं हारता। तो इसके पास एक आइडिया आता है और उसके लिए एक ट्रैप बिछाता है और जैसे वो बंदा वहाँ पर पैर रखते है वो आकिरा की जाल में फंस जाता है और भाई टैंकी पड़ने की वजह से इस बंदे की माथा पर चोट आता है और उससे खून निकलने लगता है। लेकिन ये बंदा एक मॉन्स्टर टाइप पावरफुल था। आकिरा उसे एक फाइटिंग गेम की ओपोनेंट की तरह लेती है और जैसे ही वो दोबारा आकिरा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तब आकिरा उस बंदे की पेट में एक रॉड घुसा देती है जिससे बंदा फाइनली मारा जाती है। और ये देखकर आकिरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये सोचते है कि फाइनली मैं जीत गया। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे कहते है कि क्योंकि आकिरा, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे पेट को इतना जल्दी हरा दोगे। और तभी यहाँ पर दोबारा से 5 सेकंड का टाइमर चलना शुरू हो जाता है और जैसे ये टाइम खत्म होती है तभी अचानक ये लड़की आकिरा के ऊपर एक कैनन से अटैक करती है जिससे आकिरा की एक साइड उड़ जाता है। आकिरा समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ क्योंकि वो कोई भी गेम हारना नहीं चाहता था। तब वो लड़की बताती है कि तुम चिंता मत करो, ये गेम अभी भी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरा प्रिंस आकिरा। और इधर आकिरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। आकिरा सोचते है कि जब तक गेम खत्म नहीं हुआ तब तक ठीक है, मैं तुम्हें अगली बार हरा कर ही रहूंगा क्योंकि एक गेम है जो कि मुझे बोरिंग लाइफ से दूर रखती है। और इसके बाद आकिरा मारा जाता है और अगली सीन में हम देखते हैं कि आकिरा एक न्यू जगह पर आ चुका है जहाँ पर उसकी 2 हाथ हथकड़ी से लॉक थी। और जैसे वो सामने देखता है तो देखते है कि यहाँ पर उसके जैसे काफी सारे बंदे खड़े हुए हैं और सभी का हाथ भी लॉक थी। आकिरा ये देखकर काफी शॉक होते है कि उसका जो टूटा हुआ बॉडी था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और तभी यहाँ पर सबके सामने एक स्टेज पर वही लड़की आ जाता है और वो बताते है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लवली मैजिशियन और तुम सबका नेविगेटर। मेरा नाम है मियोन और आप सभी को यहाँ पर हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। जिसके बाद वो ये बताती है कि ये मॉनिटर प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। वो बताती है कि रियल वर्ल्ड में तुम सभी लोग मारा जा चुके हो, यानी कि अब तुम्हारे पास ना तो फ्रीडम है और ना ही और कुछ। और इसके बाद वो जैसे सेकेंड रूल बताने वाला होता है तब एक बंदा वहाँ पर आकर कहता है, मैं तुम्हारे बकवास नहीं सुनने वाली हूँ, तुम जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से जाने दो। और तभी मियोन अपने हाथ को एक कैनन में चेंज कर लेता है और उससे इस इंसान को मार देता है जिससे सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर ये जगह चारों साइड से लॉक थी और यहाँ से भागने की कोई भी रास्ता नहीं है। और तब मियोन ये बताती है कि जैसे कि तुम सब ने देख लिया है कि मैं अपने हाथ को एक कैनन में कन्वर्ट कर सकता हूँ और ऐसे ही हमने तुम सबके पास भी अलग अलग तरह की खास पावर दिया है और बदले में तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। तो अब तुम सब हमारे बात मानो और इस पावर का इस्तेमाल ऐसे करो जिससे कि अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए।
और इसके बाद वो इन सभी को ये बताते हैं कि तुम्हारे हाथों पे जो हैंड क्लिप है उसके अंदर 2 लाइट है, पहली है रेड और दूसरी है ग्रीन, और जब वो ग्रीन लाइट होगी तब तुम्हारे हाथ ओपन हो जाएगा और तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे, और इन पावर का इस्तेमाल करके तुम गेम में किसी को भी नुकसान या फिर जान से भी मार सकते हो। और तब वो आखिर की पास आकर कहता है, तुम गेम बहुत पसंद करते हो है ना? किसाकी नाम को एक लड़की को बताते है, तुम्हारे स्कूल में सब तुम्हें गुंडा कहता था है ना? और वो बताती है, मैं तुम सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और तब एक बांदा ये पूछते है कि तुम असल में कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम इस बांदे को क्यों मारा? और तब मियोन जवाब देते हुए कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन मैं एक बुरी इंसान हूँ और इसीलिए मैं उसे मार दिया। तब यूरी नाम की ये लड़की एक क्वेश्चन करने वाला होता है और तब स्टेज पे और एक लड़की आती है और वो कहता है, फर्स्ट प्रोग्राम 1-on-1 फाइट का टाइम हो चुका है, और इसीलिए मियोन उस सभी को अपने अपने रूम में जाने के लिए कहता है। और जैसे ही आकिरा अपने रूम में आता है तब उसके हाथ की हथकड़ी भी खुल जाता है और वो उसके सामने टेबल पर एक लेटर रखा हुआ देखता है, जिससे आकिरा को ये पता चल जाता है कि उसकी एबिलिटी क्या है। वो लेटर पढ़ने लगता है और इधर हम मियोन को देखता है जो कि सबको सारा कुछ अपने सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होती है और वो आकिरा को भी देख रहा होती है। तो इधर आकिरा जो कि वो पर अपने फेवरेट कैंडी भी देखता है, ये देखकर वो खुश हो जाता है। और तभी अचानक उसके पास की रूम में से एक जोरदार धमाका होती है, जिससे कि आकिरा ये समझ जाता है कि श्योर कोई ना कोई इस रूम में अपनी एबिलिटी को चेक कर रहा है, लेकिन ये है कौन? और अब वो ये सोचते हैं कि अगर किसी के पास मुझसे भी स्ट्रॉन्ग पावर हुई और वो मुझे मारना चाहता है तो मैं उस टाइम क्या करूँगा? और वो सोचते हैं कि शायद वो मियोन हम सबको एक दूसरे को मारने की एक डेथ गेम खिला रही है और अब आकिरा इस गेम को सीरियसली लेता है। तो अब फाइनली टाइम आता है फर्स्ट 1-on-1 फाइट की, जिसमें आकिरा की ओपोनेंट है किसाकी, और ये फाइट एक क्लासरूम के अंदर होने वाली थी। और तब किसुकी उसे कहता है, ओए बच्चे चुपचाप हार मान ले, क्योंकि मेरे पावर बहुत ही पावरफुल है, तू मेरे से जीत नहीं पाएगा। और तभी मियोन अनाउंस करता है कि तुम दोनों का फाइट बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, और जब तुम दोनों से कोई भी हार नहीं मान लेता या नॉकआउट या फिर मारा नहीं जाता तो ये फाइट जीत जाएगी। और मियोन का बात खत्म होती ही इन दोनों का हथकड़ी गिन हो जाता है और 5 सेकंड खत्म होती ये फाइट शुरू हो जाता है। बैटल स्टार्ट होती किसुकी अपने हाथों पे रखी लाठी को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और उस स्वॉर्ड से आकिरा के ऊपर अटैक करने लगता है, और आकिरा सिर्फ अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो डिफेंस के लिए टेबल बेंच उसके तरफ फेंकता है, लेकिन किसुकी वो सब काट का 2 टुकड़ों कर देता है। और तब आकिरा मौका देखता ही क्लास से बाहर दूसरी रूम में आ जाता है, पर किसुकी बहुत ही जल्द उसे ढूंढ लेता है। ओ तो तुम यहाँ पर छुपे हो, और उसके ऊपर जानलेवा अटैक करता है, लेकिन अभी भी आकिरा उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं करता। ये देखकर इधर ये लड़की मियोन से पूछता है, ये लड़का अपने एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? मियोन कहता है कि अभी भी उसके सही टाइम नहीं हुई है। और इधर किसुकी आकिरा को बोलता है, ओए बच्चे तुम्हारे पास कोई पावर है भी या नहीं, या फिर तुम सिर्फ इसी तरह भागते रहोगे? और तब आकिरा उससे ये कहते है कि अबे किसु, मेरे पास ऐसा पावर है कि मैं तो उसे 1 ही सेकंड में हार सकती हूँ, लेकिन मैं आसानी से जीतना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, तुम अपनी पावर का इस्तेमाल मारने की बात करना। और ये बोलकर किसुकी उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। और तब आकिरा ये बताती है कि मेरे पास वो पावरफुल एबिलिटी है जिससे मैं अपने हाथ को कैनन के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ, और शायद तुम भी इसका पावर पहले भी देख चुके हो। और जैसे ही किसुकी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, और तभी आकिरा अपने हाथ को कैनन बना लेता है और उससे जोरदार अटैक करता है, जिससे किसुकी दूर जाकर गिरता है और उसको स्वॉर्ड भी दूर चला जाता है और वापस से लकड़ी बन जाता है। और तब आकिरा उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अब सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें जान से मारना होगा।
तब किसुकी आकिरा के सामने हार मान लेता है, जिससे आकिरा ये फाइट को जीत जाता है। और ये देखकर मियोन काफी खुश हो जाता है और वो इस लड़की से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये फाइट काफी मजेदार होने वाली है। तब वो लड़की मिजू मियोन से पूछते है कि आकिरा के पास जब कैनन की पावर था तब वो पहले ही इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मियोन कहता है ओ तो तुम्हें भी लगते है कि आकिरा की पावर एक कैनन है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, असल में ये एक इल्यूशन है, लेकिन उसका फायर भी तो असली था। और तब हमें आकिरा की पावर के बारे में बताया जाता है। उसका पावर एक तरह का इल्यूशन है, उसका ओपोनेंट उसके बारे में जो सोचेगा आकिरा की पावर वही बन जाएगा। और फिर मियोन ये बताते हैं कि इसलिए आकिरा फाइट से पहले कैनन की बात की थी ताकि किसुकी मन में कैनन के बारे में सोचे। और जैसे वो ये सोचते कि आकिरा की पावर कैनन है तब आकिरा की पावर एक कैनन बन जाता है। अगर वो कुछ और कमजोर पावर सोचता तो आकिरा की पावर ऐसे ही हो जाता। तो इसके बाद गार्ड उसे वापस ले जाए होती है। और तब आकिरा ये सोचते कि अभी के लिए तो मैं जीत गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना होगा, मुझे इस एबिलिटी के बारे में बहुत एक्सप्लेन करना होगा। और तब वो ये भी सोचते कि वो कैट गर्ल मुझे ये एबिलिटी देकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, बाद में उसे रिग्रेट होगा कि मैं उसे ये एबिलिटी क्यों दी, मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। और इधर हम और एक लड़की को देखता है जिसका नाम है यूरी। वो सोचते हैं कि मुझे किसी भी करके यहाँ से वापस जाना ही होगा। इसके बाद हम यूरी के पास देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पर आया था। तो वहाँ पर यूरी अपने दोस्तों के साथ स्कूल से वापस आ रही होती है। और तब उसके फ्रेंड उससे कहता है कि यूरी आज तो तुम्हारा जॉब भी छुट्टी है, तो चलो कहाँ पर घूमने चलता है। लेकिन यूरी कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। और तभी वो दोनों अपने सामने एक प्यारी सी पप्पी को देखता है और उसके पास जाकर उसको प्यार करने लगता है। यूरी को भी पेट बहुत पसंद था, इसीलिए वो यूरी को भी ऐसा करने के लिए कहता है। ये पप्पी बहुत शांत था, लेकिन जैसे ही यूरी उसे सोने ही वाला होता है तभी वो पप्पी जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे यूरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मुझे ये पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और तब उसको फ्रेंड उसे ये समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, ये तो बाई चांस हो गया है। यूरी कहता है मुझे ये बाई चांस कोइंसिडेंस ये सब बातों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। और तब यूरी उसका कुछ दिन पहले का एक कहानी बोलना शुरू करती है, जहाँ पर यूरी रास्ते से जाने का टाइम वो एक लड़के को देखता है जिसका हालत काफी खराब होती है, कोई उस पर नजर ही नहीं दे रहे थे। और तब मैं उसे बिना सोचे समझे थोड़ा सा मदद कर दी, लेकिन यही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये लड़का एक नंबर का लुच्चा खोरा सपनी निकला। इसके बाद मैं जहाँ पर ही जाता था वो मेरा पीछा करता था। तो जैसे ही यूरी आज घर पहुँचता है तो ये देखता है कि उसकी माँ एक नई आदमी के साथ है, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप काफी पुराना है। तब उसकी माँ उसे बताती है कि ये हैंडसम आज बाई चांस मुझे बार में मिल गया और आज ही हम दोनों का प्यार हो गया, कितने इंटरेस्टिंग है ना। यूरी सोचता है मुझे तो यही बात से गुस्सा होता है, हर बार एक नई बॉयफ्रेंड ले आती है और कहती है बाई चांस मिल गया, तो वो ऐसे जाने वाला होता है। और तब उसका मॉम उसे कहते है कि वैसे तुम्हारे इस पापा की एक लड़की भी है जो कि तुमसे छोटी है, तुम्हें आज से उसके भी ख्याल रखना होगा। तो इसके कुछ टाइम बाद एक दिन जब यूरी स्कूल जा रहा होती है और तभी वह उसी थार की बंदे को देखता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ होती है। और वो कह रहा होती है प्लीज यूरी तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। ये देखकर यूरी उसे बचाने के लिए ऊपर आ जाता है। तब वो थारकी कहता है मैं जानता था यूरी तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। यूरी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होती है, अबे थारकी मुझे तुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुझे मारना ही है तो यहाँ से दूर जाकर मार, बस मुझे ये सब झमेला से दूर रख। लेकिन तब वो बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि बाई चांस हम दोनों का जोड़ी ऊपर से फिक्स हुई है। और ये सब सुनकर यूरी को दिमाग तो पूरी तरह से गर्म हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने के लिए आगे जा रहा होती है। और तभी अचानक ये पागल यूरी को हाथ पकड़ लेती है और उसे साथ लेकर इस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। यूरी ये देखकर काफी शौक थी कि ये उसके साथ एक क्या हो रहा है। और इधर हम वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूरी चिल्लाकर नींद से उठती है और वो कहती है मुझे कुछ भी करके यहाँ से वापस जाना ही होगा। और वो दरवाजे को खोलने की बहुत ही ट्राई करता है, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलता। और तभी उसे मियोन की वो बात याद आती है
जो कि उसे बोला था कि तुम सबको बाई चांस सुना गया है। और ये याद करके उसका माथा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है और वो लगातार दरवाजे में लात घुसी मारने लगता है। और ये सब कुछ मियोन बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरा से देख रहा होती है। और मियोन कहता है लगता है ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका ये पर्सनालिटी के साथ ये पावर काफी इंटरेस्टिंग है। और इधर यूरी अब शांत होकर अपने एबिलिटी को चेक कर रहा होती है और वो अपने एबिलिटी को चेक करने के लिए सोचता है। और तब उसकी पावर से सामने की दीवार टूट जाती है और तब उसे लगता है कि इससे वो उस दरवाजे को तोड़ सकता है। वो बहुत ट्राई करते हैं लेकिन ये दरवाजा नहीं टूटता। तब यूरी हार मानकर बेड पर लेट जाती है और सोचता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं जैसा सोचता हूँ वैसा कभी भी नहीं होता। तब यूरी दोबारा उसके पास को सोचता है जहाँ पर यूरी स्कूल के बाद पार्ट टाइम काम करके वापस घर आता है। और तब वो ये नोटिस करते हैं कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तो है। और तब उसकी वो बहन निकल आता है और वो काफी ज्यादा भूखा था। वो बताते हैं कि डैड और मॉम सुबह से ही वहाँ पर गायब है। तो इसके बाद यूरी इस बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है। अब ये बच्चे भी यूरी की जिम्मेदारी हो चुका है। यूरी सोचता है मैं तो पैसे जमा करके यहाँ से जाना चाहती थी। तो इसके बाद जब यूरी उस बच्चे को नहाने के लिए ले जाता है और जैसे ये बच्चे नीली अपने कपड़े उतारती है तो यूरी उसकी पीठ पर कुछ ऐसे देखता है जो देखकर यूरी काफी शॉक हो जाता है। तो अब रात के टाइम यूरी उस बच्चे को ध्यान से देख रही होती है और उसे इसके लिए काफी बुरा भी लगता है। और तब यूरी उस बात को याद करता है जब उसकी मॉम काफी रो रही थी। तब यूरी उसकी मॉम के पास जाती है और कहते है कि प्लीज मॉम मत रोइए, मैं आपके साथ हूँ। तब उसकी मॉम ये बताती है कि बच्चे अगर बाई चांस तू जन्म नहीं लेता तो मुझे इस इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना पड़ता, ये सब तेरी ही गलती है। और ये सब सोचते हुए यूरी काफी इमोशनल हो जाती है। और तभी उसका 1-on-1 बैटल का टाइम हो जाती है। गार्ड उसे बैटल की जगह पर ले जाया जाते है। तो बैटल के टाइम उसका जो ओपोनेंट है वो 1 नंबर का एक थार की बुड्ढा होती है जो कि यूरी को देखकर हंसने लगता है और कहता है अरे वाह, जब मैं पहली फाइट का नाम सुना था तब तो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन अब तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे साथ सारी रात फाइट कर सकती हूँ, तुम देखने में भी सही हो। और ये सुनकर यूरी को समझ नहीं आता कि ये बुड्ढा क्या बातें कर रहे हैं। और हाँ चमक चलो, तुम सुनकर ही मैं ये पता लगा लिया कि तुम अभी भी वर्जिन हो। और ये सुनकर यूरी काफी गुस्सा थे। और अब ये थार्की इसकी एबिलिटी के बारे में बताती है। मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं किसी को भी सुनकर ये बता सकती हूँ कि उसकी कंडीशन क्या है। और अब वो थार्की यूरी से बोलता है पहले जब मैं किसी लड़की के साथ रात में सोया करता था तब मुझे लड़की की स्मेल सूंघना काफी पसंद था, जैसे कि मैं तुम्हारे स्मेल से बता दिया कि तुम अभी भी वर्जिन हो। यूरी गुस्से में बोलता है अबे बुड्ढा, तुम मेरे पास मत आना। लेकिन ये बुड्ढा तो यूरी के ऊपर से नजर ही नहीं हटा रहे थे। तो जैसे ही ये 5 सेकंड का टाइमर खत्म होती है तब ये बंदा यूरी के पास जाने लगता है और यूरी उससे दूर जाने लगता है और उसकी मुंह पर एक लात मार देती है। लेकिन ये बुड्ढा मार खाने के बाद भी एक स्मेल देता है और कहता है वैसे मुझे तुम्हारी तरह ये स्ट्रॉन्ग स्कूल लड़की ही पसंद है। और ये बोलने के बाद वो अपने पैंट नीचे कर देता है, जिसको देखकर यूरी को तो होश उड़ जाता है। ये तुम्हारा कैसा हरकत है, मैं यहाँ पर कपड़े कैसे पहनना है ऐसा कोई रूल नहीं है, तो इसीलिए मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। और ये बोलने के बाद वो यूरी की तरफ भागता है और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लेती है। यूरी उससे सोने की काफी ट्राई करती है। तब वो बुड्ढा कहता है अरे क्यूटी पाई, चिल्लाने की कोई भी फायदा नहीं है और मैं जितना सोचा था तुम्हारा स्मेल उससे काफी अच्छा है और तुम्हारा बॉडी इस तरह पकड़ने में मुझे अपनी पुरानी बातें को याद आ रहा है। तब हमें इस बंदे को एक छोटी सी पास देखा जाती है जहाँ पर यह बुड्ढा एक लड़की के साथ रात बिताने के बाद वापस जाने लगता है। और तभी उस लड़की को ये पता चलता है कि ये बंदा एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है और ये काफी अमीर भी है, जिसके बाद वो इस बंदे को फायदा उठाने के लिए ट्राई करता है। वो उसे कहता है अगर तुमने मुझे ज्यादा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऑफिस में आ जाऊंगी और सबको ये बता दूंगी कि तुम किस टाइप के बंदे हो और तुमने मेरे साथ क्या किया हो। इस लड़की को इतनी हिम्मत कि ये मुझे कंट्रोल करना चाहती है, उसे काफी गुस्सा आता है और उस लड़की को जान से मार देती है।
और ऐसे ही वो बहुत सारे लड़की के साथ किया है। तो इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो यूरी को ये सब बातें बोल रही होती है। मैं ऐसा काफी सोचा भी नहीं था कि मेरे फाइट तुम्हारे साथ होगी। ये फाइट बाई चांस मेरा फेवरेट हो गया है। और ये सुनते ही यूरी के दिमाग में उसके साड़ी के साड़ी हार्टफुल इमेज आने लगता है, जिससे यूरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पहली बार अपनी एबिलिटी का यूज करता है और इस थार की बुड्ढे को हाथ तोड़ देती है। ये लड़की तूने ये कैसे किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तभी यूरी बहुत ही फास्ट स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर मुक्का मारने लगता है और उसे कुछ सेकंड में ढेर कर देती है, जिससे यूरी ये फाइट जीत जाता है। और तब हमें यूरी की एबिलिटी के बारे में दिखाया जाता है। उसकी एबिलिटी की मदद से वो अपनी स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा सकती है, जिससे उसकी पावर काफी पावरफुल हो जाता है। और इधर हम आकरी को देखता है, जो कि बेड पे बैठकर अपनी पसंद की कैंडी खा रही होती है और वो ये सोचते है कि क्या मैं इस कैमरा को तोड़ दूं? मेरे पास जो पावर है इसको मुझे काफी प्रैक्टिस करना होगा और एक दिन मैं उस बिल्ली को जरूर हरा दूंगा। और तभी अचानक मियोन यहाँ पर आ जाती है और उससे बातें करने लगता है। उसे देखकर आकिरा पूरा शॉक हो जाता है और तभी आकिरा की आँख खुल जाती है, यानी कि वो ये सब सपने में देख रही होती है। तो इसके बाद एक गार्ड उसके सेकंड फाइट के लिए एक न्यू जगह पर ले आती है, जहाँ पर ये सारी प्लेयर उसका ही इंतजार कर रहे थे। और इस बार जो फाइट होने वाली है वो 1-on-1 नहीं है, बल्कि 5v5 एक टीम बैटल होने वाली है, जिसमें ये पांचों एक साथ है। और तब ये पर 2 घंटे का एक टाइमर शुरू हो जाती है और इस 2 घंटा इन सभी को इस रूम में एक साथ रहना होगा। तब आखिर ये सोचते है कि अगर हम सब एक साथ एक ही टीम में फाइट करने वाले हैं तो हम सबको अपने एबिलिटी के बारे में एक दूसरे को बताना होगा, लेकिन मैं अपने एबिलिटी दूसरे को नहीं बताना चाहती हूँ। और तब वहाँ पर बैठी एक बांदा जिसका नाम है माको, वो ये कहते कि चलो तो इस 2 घंटे में हम सब फाइट के लिए एक मास्टर प्लान बना लेती है और एक दूसरे की एबिलिटी के बारे में जान लेती है। मेरा सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। और ये बोलकर वो काफी स्टाइल से बोतम को निकलता है। सब ध्यान से उसे देख रहा होती है। तो मेरा पावर है और उस बोतम को एक रोशी बना देती है। ये देखकर सबको सब तो शौक है। वो इतने स्टाइल मारने के बाद सबको डिसअपॉइंट कर दिया। क्या ये कोई पावर है क्या? हाँ, मेरी पावर से मैं तुमसे भी ज्यादा दुखी हूँ। तो इसके बाद यूरी की बारी है। मेरा नाम है यूरी और मेरा एबिलिटी है मैं अपने ताकत को 5 गुना बढ़ा सकती हूँ। इसके बाद बारी आती है किसाई की। किसा की बात थी है कि मैं किसी भी ऊँट को एक स्वॉर्ड में चेंज कर सकती हूँ। अरे वाह, तुम दोनों का एबिलिटी तो काफी कम का है। तो आप बारी आती है कुमा की और वो कहता है मेरे पास जो पावर है उससे मैं 2 सेकंड तक इनविंसिबल बन सकती हूँ, यानी कि उस 2 सेकंड में मुझे कोई भी हार नहीं पाएगा। और वैसे भी मैं पहले भी एक पूरा बॉक्सर था, तो मेरे ताकत के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है। तो अब लास्ट में बारी आती है आकिरा की। इन सभी के एबिलिटी को सुनने के बाद आकिरा ये सोचता है क्या मैं इन सभी को अपनी रियल एबिलिटी बता दूं? नहीं, मुझे ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ये सब सोचकर वो उन सभी से झूठ बोलते हैं कि मैं अपने हाथों को एक कैनन में चेंज कर सकती हूँ। अरे वाह, तुम सभी के पास तो काफी कमाल का एबिलिटी है, सिर्फ मैं ही कमजोर हूँ। आखिर ये सोचते हैं कि कल इनमें से कोई दुश्मन भी हो सकता है और अगर मैं अपने असली एबिलिटी सबको बता दूं तो मैं फंस सकती हूँ। वो मुझे आसानी से मार भी दे सकता है। और तभी माँ को उन सब से कहते हैं कि चलो दोस्तों, अब अपने अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाए। लेकिन तभी आखिरा बात को चेंज कर देते हैं और बात घुमाकर किसी को पूछता है तो किसी की अब तुम्हारा हाल कैसा है। और ये बात सुनकर वो सब काफी हैरान होती है कि ये दोनों पहले दुश्मन थे और अब पार्टनर बन गया। तो अब ये सब एक प्लान बनाना चाहती है और टाइम भी और ज्यादा भी बाकी नहीं है। अगर मैं एक अच्छा प्लान बनाना चाहती हूँ तो मुझे किसी और एक की एबिलिटी के बारे में ध्यान से देखना होगा। और तब आखिरा यूरी से पूछते हैं कि क्या तुम अपनी पावर से हवा में जंप कर सकती हो? पर किसी की तो कुछ अलग ही सोच होती है और वो ये सोचते हैं कि अगर ये लड़की ऊपर कूदी तो इसका नीचे का सारा कुछ दिख जाएगा। और जैसे वो ऊपर कूदती है तब कुमा और किसी की अपनी आंखें बंद कर लेती है
और आखिरा ये देखकर काफी शौक है कि ये काफी आसानी से जम से सीलिंग को टच कर लिया और तभी यूरी को कुछ गड़बड़ सा लगता है और तब यूरी गुस्से आते है और तब ऊपर से सिर्फ थप्पड़ मारने की आवाज आती है, जिसके बाद गार्ड उन पांचों को लेकर अगले ग्राउंड में जा रही होती है। इन दोनों का मुंह में 5 आंगुल का सांप थी। तब आखिर ये कहे थे, अरे यार मुझे तो बस तुम्हारी एबिलिटी को चेक करना था। और आखिर यूरी को बताते थे कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था। तब यूरी बताती है, लेकिन तुम्हारा ध्यान कोई और पर ही था और उस मानकी को तो मैं तो तब जाते जाते शायद तो उन सबसे कैडबरी देता है। और वो बताती है कि अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसा मौका थी कि तुम अपने दुश्मन को जान से मारना पड़े तो तुम बिना झिझक के उसे जान से मार देना और इस जगह पर हमेशा सतर्क रहना, वरना तुम भी मारा जा सकते हो। तो इसके बाद ये सब उस जगह पर पहुंच जाती है और ये नोटिस करती है कि इनके सामने इनको ओपोनेंट खड़ा थी, लेकिन उसमें एक कम थी, वो सिर्फ 4 थी। लेकिन एक कोने में उनके एक साथी बैठा होती है और तब मियोन अनाउंस करती है कि जिसका भी नाम लिया जाएगा उसे रिंग का अंदर आना होगा और सामने वाली बंदर से 1-on-1 फाइट करना होगा। और हाँ, एक और बात, जिसकी टीम के ज्यादा मेंबर जीतेगा वही टीम विनर होगा। तो अब टाइम आ चुका है इस फाइट को स्टार्ट करने की। और इधर से सातो और उधर से रिन का नाम आती है। तब आखिरा ये समझ जाती है कि मियोन हम सभी को फंसाया है ताकि हम सब टीम की तरह एक दूसरे को एबिलिटी को बता दे। और ये सच में काफी बुरा हुआ कि मैं अपने असली एबिलिटी किसी को नहीं बताया। तो आप फाइट शुरू आती है और मीका को ये लड़की काफी मासूम सा लगता है और इसका नाम है रिन। और वो मीका से कहता है, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो, मुझे हारने से डर लगता है, तो प्लीज तुम हार मान लो। तब सातो ये सारी बातें सुनकर कहता है, मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे उस कपड़े के अंदर कुछ छुपा है। और उसकी कपड़े को देखकर मीका कॉन्फर्म हो जाती है कि शायद उसकी पावर उसके कपड़े में ही छुपा हुआ है। मैं जानता हूँ तुम पहले मेरे ध्यान भटकाना चाहती हो और उसके बाद तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, मैं सही हूँ है ना? अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लो देख लो। और ये बोलने के बाद वो अपने वो कपड़े उतार देती है और इसके बाद वो मीका से कहते हैं कि अगर तुम पहले हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें एक थैंक यू प्रेजेंट भी देने वाला हूँ जो कि तुम्हें काफी पसंद आएगा। तुम्हारी ऑफर काफी अच्छा है। क्या? अबे थड़की! और उसके सारी के सारे टीममेट काफी गुस्से थे। तब वो कहते हैं, अरे यार तुम सब थोड़ा सा शांत रहो, मैं इस मामले को ऐसे सुलझाने वाली हूँ ताकि हम दोनों को ये फाइट न करना पड़े। और वो फिर से भाव खाने लगता है और वो डीन से और भी कहते, वैसे भी तुम सब तो जानती ही हो कि मेरा पावर इतना पावरफुल है कि मैं इसे आसानी से हार सकती हूँ, लेकिन मैं लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहती हूँ। और इसके बाद मिके कॉइन बाहर निकलता है और वो डीन से कहते है, चलो हम दोनों एक टच करते हैं, अगर तुम टच जीती तो मैं हार मान लूंगी और मैं जीती तो तुम्हें हार माननी होगी। और जैसे उसका टीममेट ये सारी बातें सुनते तो वो सब तो शॉक हो जाते और वो सब ये भी समझ जाती है कि मीका ये सब किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि मीका के पास जो पावर है इससे वो फाइट कभी भी जीत नहीं पाएगा और इसीलिए वो मैच को जीतने की चांस 50-50% कर रही है। लेकिन ये सब रिन को देखकर थोड़ा परेशान था क्योंकि उसका पावर क्या है इनमें से कोई भी नहीं जानता है। तो रिन भी टॉस में मान लेता है। अब मीका सिक्के को ऊपर उछलता है और सोचता है, मेरा पावर कितना भी कमजोर हो मैं मैच तो जीत ही जाऊंगा क्योंकि मैं टच करने में एक्सपर्ट हूँ। और उसकी पूरी ध्यान इस कॉइन के ऊपर ही होती है और तभी अचानक वो जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि रिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है और मीका को जान से मार देती है। और ये सारे के सारे लोग पूरा शौक थे और तभी रिन ये बताते थे कि मुझे हारने से काफी डर लगता है और इसीलिए मैं तुम्हें मारकर ये मैच जीत गया। और जब तुम्हारा पूरा ध्यान उस कॉइन के ऊपर था और तभी मैं अपनी चाल चली, मुझे माफ करना। किसे कि ये देखकर काफी शौक हो जाते और आखिर से पूछते कि क्या तुम ढूंढ पाया कि ये इसने कैसे किया। आखिर बताती है, पूरी टाइम मेरे ध्यान उसी के ऊपर ही टिके थी, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। कोई भी समझ नहीं पाते कि अचानक ये सारी के सारी प्लेट कहाँ से आ गई। और आप ये सब आपस में बातें कर रही होती है कि जो इंसान हमें सिखा रहा था कि हमें अपना ध्यान भटकना नहीं चाहिए और आप वो खुद ही इसी वजह से मारा गया। और उसकी इस बात पर ये सब आपस में ही लड़ना शुरू कर देती है। और इधर डीन को देखकर उसके अपने साथी ही घबरा जाता है
तब उन सब से कहते कि मैंने उसे जान से मार दिया, क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इससे वो सब डर जाता है। और इधर आखिरा सोचता है ये लड़की मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, और वो सबको लड़ते हुए देखकर कहता है तुम सब शांत हो जाओ, लड़ने से हमारा टीम में बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और इसीलिए हम सबको इस फाइट में फोकस रहना चाहिए। और तब सेकेंड फाइट स्टार्ट हो जाती है जो कि कुमा और सिन के बीच होने वाली थी। और तब किस्सा की कुमा को बोलती है कि तुम ऐसे गलती मत करना जो कि मिका ने किया थी। तो फाइट स्टार्ट हो जाती है। मेरा पावर मुझे 2 सेकंड तक इनविंसिबल बना सकता है, लेकिन सामने सीन पूरा शांत था। ये देखकर कुमा घबरा जाता है और सोचते है कि शायद इस लड़की के पास काफी पावरफुल एबिलिटी है, इसीलिए वो इतना शांत थे। और वो डर कर आगे बढ़ने लगता है और तभी सीन अपने हाथ ऊपर करता है। तब कुमा को लगता है कि वो पावरफुल अटैक होने वाली है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करता है। लेकिन ये सुनकर सब हैरान हो जाती है क्योंकि तब सीन ने ये बोलते हैं कि मैं अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। सब लोग पूरा शौक था। वो सब सोचते है अब यहाँ पर ये क्या हुआ। किसी की बोलता है शायद इस लड़की के पास कोई भी अच्छा एबिलिटी नहीं है और इसीलिए वो ऐसे हार मान लिया। और इधर सीन अपने टीममेट से ये बोल रही होती है कि मेरा एबिलिटी है दूसरे की एबिलिटी को कॉपी करना, लेकिन उस इंसान की एबिलिटी शायद कुछ स्पेशल कंडीशन पर ही एक्टिवेट होती है और मैं उससे हैंड टू हैंड में नहीं जीत सकती हूँ, तो इसलिए मैं हार मान ली। और तब रीन उससे कहता है अरे कोई बात नहीं, तुमने अपना बेच दिया। और तभी वो उसका गला पकड़ लेती है। तुझे क्या लगा है मैं ऐसे ही बोलूंगा ना? अब मुझे तुझे क्या पनिशमेंट देना चाहिए, बोल बोल। ये उसकी एबिलिटी को चेक करने की एक मौका थी, लेकिन तू उसके पहले ही हार मान ली। और तभी उसकी और एक टीममेट जिसका नाम साइतो है और इनसे कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इस फाइट को जीतने वाली हूँ। ये सुनकर रीन उसे छोड़ देती है। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा सा गुस्से हो गया था। इतने सब के बाद भी सीन चुपचाप खड़ा था। बाहर से लग रहा था कि इन सब से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो अंदर से डर कर चिल्लाने लगता है। और तब हमें सीन की असली पावर के बारे में बताया जाता है। उसकी पावर की मदद से वो किसी को भी पावर किया है ये चेक कर सकता है और वो अपने ओपोनेंट का पावर कॉपी भी कर सकता है, लेकिन ये कॉपी पावर काफी कम, सिर्फ 10% होती है। और जब उसे ये पता चलती है कि कुमार 2 सेकंड तक इन्फिनिशियल बन सकते हैं, तो उसके जीतने की चांस ना के बराबर थी और इसलिए वो अपने आप ही हार मान ली थी। और अगले मैच होने वाली थी किसुका और साइतो के बीच में। साइतो तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? टाइमर स्टार्ट हो जाती है। तो आज का वीडियो यही तक, और अगले वीडियो में हम देखेंगे आकिरा वर्सेस कोजी एंड यूरी वर्सेस सापरी लड़की की फाइट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कुछ भी कमेंट्स कर देना और है प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।